हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। लेखपाल की परीक्षा के लिए ग्राम विकास सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन 101% आएगा। वह है त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज आज मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जुकितु संविधान संशोधन वगैरह से आपको बतानी है, सब्जेक्ट्स बताने हैं, तो क्लियरली वो चीज मेंशन हो। और दूसरी बात है, इसका पीडीएफ जो होगा वो मैं आपका टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम में आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वीडियो है, इसमें मैक्सिमम हम कवर कर लेंगे और कल एक और वीडियो डालूंगा मैं सुबह ही। ठीक है, वो भी पीपीटी के माध्यम से डालेंगे, इधर पीडीएफ वगैरह के माध्यम से डालेंगे, तो आप उसको देखिएगा और अच्छे से उसको पढ़िएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है और यहां से पिछली वाली लेखपाल परीक्षा में प्रश्न आए थे, इस बार भी निश्चित आएंगे, आप ध्यान से देखिए। तो आज का टॉपिक है त्रिस्तरीय पंचायती राज, द थ्री टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इनको बोला जाता है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। देखो, आप ध्यान से समझो। और एक चीज और भी है भाई, जब आप लोग देखते हो और राम जी पाठशाला आपके लिए इतना करता है, तो कम से कम लाइक जरूर किया करो और सब्सक्राइब जरूर किया करो। इतना काम आपको जरूर करना चाहिए, इतने भले आदमी आपको होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या है कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, वो स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। देखो क्या चीज होती है, एक तो होता है शासन, है ना। शासन कौन करता है कि हम लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो केंद्र में भेजे जाते हैं चाहे वो राज्य स्तर पर भेजे जाते हैं, तो वो लोग जाकर के वहां पे शासन करते हैं। परंतु जब हमको स्वतः अपने लिए शासन करना होता है, अपने स्तर पर शासन करना होता है, स्थानीय रूप से शासन करना होता है, तो उस चीज के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, वो शब्द प्रयोग किया गया स्थानीय स्वशासन, है ना। अपने अपने द्वारा अपने ही क्षेत्र में शासन करना। तो स्थानीय स्वशासन जो है, ये आप कह सकते हैं कि जो पीआरआईज है ना, पीआरआई जो है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम स्थानीय स्वशासन का ही पर्यायवाची है, दूसरा रूप है, ये आप कह सकते हैं, जान सकते हैं। अब इसका परिचय क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, ये ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। देखो, आप देखो कि एक्चुअली में जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ प्राप्त। बट ऐसा नहीं है कि उसके पहले पंचायतें नहीं होती थी। पंचायतें एक बहुत लंबे समय से हर गांव में होती थी। पंच बैठते थे, उसमें एक मुखिया होते थे, 4 अन्य व्यक्ति होते थे, और गांव में कोई भी कार्य होना है, कुछ भी होना है, कोई झगड़ा फसाद हो गया है, कुछ भी है, तो न्याय पंचायत की तरह से भी काम करती थी, विकास की तरह से भी काम करती थी। जो भी होता था, ये पहले से ही चीजें होती थी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब यदि किसी अधिकारी के बारे में बात आती है, ये सरकार के जिम्मेदार ऑफिशियल के बारे में बात आती है, किसी पर्सनल के बारे में बात आती है कि किसने स्थानीय स्वशासन को लेकर पहले सजगता दिखाई, तो आपको एक प्रश्न, एक एक शब्द पे आप गौर करेंगे आज, एक एक शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि भारत में वो पहले व्यक्ति कौन थे। भारत में पहले व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन थे, है ना। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लॉर्ड रिपन ने ऐसे प्रावधान किए, ऐसे सुझाव रखे, है ना, ऐसे प्रस्ताव दिए कि भाई आप क्या काम करो, भारत में क्या शुरू करना चाहिए, स्थानीय स्वशासन रखो। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे रखो, कुछ मुद्दे ऐसे रखो जो लोग आपस में ही अपनी ही एक बॉडी बना के और उसको सुलझा लें, उस चीज को ठीक कर लें। तो आपको पहले, सबसे पहले याद रखना है कि यदि इतिहास में पहले, सबसे पहले किसी ने बात की स्थानीय स्वशासन की, तो वो थे लॉर्ड रिपन, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन के प्रस्तावों को 1882 में रखा। और लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उसके बाद यह काम हुआ पहला 1882 में। उसके बाद दूसरा बड़ा काम अगर कहीं देखने में आया, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात हुई, पंचायती राज प्रणाली के बारे में बात हुई, तो वो था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, जिसका ऑफिशियल नेम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, बट इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी अधिनियम के द्वारा, इसी सुधार के द्वारा भारत में पहली बार
महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, या इसको क्या कहेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये प्रश्न में ही आपसे पूछा जा सकता है। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम स्थानीय स्वशासन के माध्यम में क्यों पढ़ रहे हैं, या यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो स्थानीय स्वशासन एक विषय था, एक टॉपिक था। जैसे कि आप 7वीं अनुसूची को देखते हैं और उसमें आपको 3 लिस्ट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एक तो आपको उसमें केंद्र सूची मिलती है, ठीक है ना, केंद्रीय सूची मिलती है, उसके बाद राज्य सूची मिलती है और तीसरी मिलती है संवर्ती सूची। तो उन तीनों सूचियों में विषयों को रखा गया है। केंद्र सूची में क्या रखा गया है कि केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को जिन विषयों पर नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची में राज्य के संबंधित विषयों को, और संवर्ती सूची में ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो विषय वहां पर है, जैसे आप मान लीजिए जैसे स्पेस है, तो वो विषय किसका है, केंद्र सरकार का। जैसे पुलिस है, वो विषय किसका है, वो विषय आपका राज्य सरकार का। जैसे शिक्षा है, वन विभाग है, तो वो विषय संवर्ती सूची में आपके आ जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि 1919 के द्वारा भारत में डायरकी शुरू की गई, द्वैध शासन शुरू किया गया, है ना। और द्वैध शासन में क्या होता था कि भाई केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो प्रांत थे, जो स्टेट्स थे, उनमें गवर्नर अपॉइंट किया जाता था, और ऑल ओवर इंडिया क्या होता था, वायसराय आपका होता था। ये आपको बात समझनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है आपकी कि उस समय मांग उठ रही थी कि भाई भारत को आजाद करो, है ना, भारत को आजाद करो, भारत को आजाद करो, ये मांग उठ रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आजादी लेके तुम लोग क्या करोगे, उन्होंने कहा भाई हमको अपना काम खुद करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1919 के इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से जो राज्य होते थे उसमें जो आपका गवर्नर है वो तो वायसराय के द्वारा चुन के आया है ठीक है, वो तो वायसराय के द्वारा चुन के आया है, बट जो लोकल लोगों ने इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, जो विधानसभा स्तर पे या विधान परिषद स्तर पे अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, सदन लगता है, तो उन लोगों को भी कुछ शक्तियां दी गई, उन लोगों को भी शक्तियां दी गई कि भाई तुम इस टॉपिक पे अपने कानून बना लो। जैसे क्या था, जैसे उन्होंने बोला कि भाई तुम कृषि पे कानून बना लो, ठीक है, तुम इंडस्ट्री पे कानून बना लो, या उसमें तीसरा टॉपिक था कि भाई तुम स्थानीय स्वशासन पे भी कानून बना लो। हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय प्रतिनिधियों को दे दिए कि भाई तुम क्या काम करो, इस पे कानून बना लो। तो भारतीय स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। इसके बारे में गंभीर चर्चा आगे कभी हिस्ट्री के किसी टॉपिक में करेंगे, यहां पर इतना ही जानना जरूरी है। अब क्या होता है, यहां तक ये बात निपट गई कहां पे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब इंडियन गवर्नमेंट जब आती है, भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग बनाया गया, ठीक है, आपको पता है योजना आयोग था पहले, ठीक है। और योजना आयोग के बारे में एक बात पूछी जाती है कि योजना आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो गैर संवैधानिक आयोग है ना, गैर संवैधानिक निकाय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी बॉडी, ऐसा कोई भी आयोग जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है उसको गैर संवैधानिक कहा जाता है। अब योजना आयोग का आपको पता है कि जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो 2014 में इस योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था, और इसको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है, और बहुत बड़े स्तर पर इसमें भारत के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण होता है। तो अभी क्या हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग ने क्या लागू किए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको जब कार्यक्रम पढ़ाए थे, ठीक है, याद होगा, नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है इससे। अगर नहीं निकला ना डायरेक्ट कनेक्शन तो मुंह से मुड़वा दूंगा भाई साहब, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय, कभी कभी ना मतलब कोई फिल्में देखी होती है तो उसके संबंध में डायलॉग निकल जाते हैं और एकदम सैड हो जाते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति इन दोनों के दोनों कार्यक्रमों को करने के लिए गठित की गई, और गठित करने के बाद,
ठीक है। गठित करने के बाद इस बलवंत राय मेहता समिति ने पूरा का पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद दोस्तों सन 1957 में, ठीक है, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई, ये देखो 1953 के बाद के समय में, और उसके बाद फाइनली इसने रिपोर्ट कब पेश करी, 1957 में। 1957 में इस बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तर पे पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की बात की थी। तो जो हमारा टॉपिक है त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करने वाली यदि कोई समिति थी तो वह थी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि 3 स्तर पर होनी चाहिए क्या पंचायतें, कहां पे, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद एक ऐसा स्तर रखा जाए, मध्यवर्ती स्तर रखा जाए। मध्यवर्ती स्तर यानी कि जो ब्लॉक होता है ना, जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे पंचायत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको ये ब्लॉक पंचायत है। और तीसरा जिला स्तर पर आपकी क्या होती है, जिला परिषद होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज को लागू करने की सलाह किसने दी, आपके बलवंत राय मेहता समिति ने। अब ये सलाहें दी गई, अभी इसको आगे भी देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति को और अच्छे से। ये सलाहें दी गई 1957 में और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, है ना, इसने इसको मान लिया, इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। और दी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, लास्ट टाइम 2015 के लेखपाल में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली बार किस जगह, किस तारीख को, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली का क्या किया गया, पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर के दिन। अब ये 2 अक्टूबर के दिन क्यों, 2 अक्टूबर के दिन ही क्यों, इसका कारण ये है कि पंचायती राज सिस्टम को अगर संविधान में कोई उल्लिखित करता है अनुच्छेद, तो वह अनुच्छेद 40 करता है। और आपने डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बात पढ़ी होगी कि उसके 3 प्रकार हैं, उसके 3 प्रकार हैं, एक आपका समाजवादी, दूसरे उदारवादी और तीसरे गांधीवादी। तो गांधीवादी जो डीपीएसपी हैं उसमें से एक आर्टिकल 40 भी है जो बात करता है कि भाई भारत में ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्योंकि यह विचार गांधी जी का था तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन गांठ बांध लो, ये मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो पहली बार भारत में किस समिति के कहने पर हुआ, बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर हुआ। 1957 में रिपोर्ट पेश की, 1958 में एनडीसी ने इन सिफारिशों को मानने के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को एक्सेप्ट किया गया और लागू किया गया। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में डेट थी 2 अक्टूबर 1959। क्यों 2 अक्टूबर, वो कारण मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल साथ में लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था कि किन राज्यों में ये चीज शुरू की गई, है ना, किन राज्यों में ये चीज शुरू की गई। आवाज शायद चली गई थी थोड़ा। किन राज्यों में ये पंचायत राज प्रणाली शुरू की गई, तो आपको वहां पे बोलना है, क्या बोलना है कि पहले राजस्थान, देन आंध्र प्रदेश में ये चीज लागू की गई। डेट नोट कीजिए, डेट है यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 और यहां पर है 11 अक्टूबर 1959। 11 अक्टूबर, 2 अक्टूबर में आपका राजस्थान में और 11 अक्टूबर में आपके आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के पास शादनगर में पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया गया। और इसी प्रकार पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य आपका कौन सा बन गया, हैदराबाद बन गया। ये आपको ध्यान रखना। बात समझ में आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखो क्या हुआ
कि यहां तक चीजें हो गई, पर अभी तक संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं था। केवल आर्टिकल 40 के आधार पर ही ये पंचायती राज प्रणाली शुरू कर दी गई, पहले राजस्थान में, देन आपके आंध्रा में। बट अगर इसको संवैधानिक दर्जा देना है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ये काम किया गया 1993 में, 73वां संविधान संशोधन किया गया संविधान के अंतर्गत, और उस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला या किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला, तो आप बोलेंगे 1993, 73वां संविधान संशोधन, ये बात बोलेंगे आप। अब एक बात समझ लीजिए, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज जो सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने करी, तो उसने किस तरह बोला, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज ग्राम स्तर पर क्या होगी भाई, गांव पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। मध्यवर्ती स्तर जो ब्लॉक स्तर है ना, जो ब्लॉक होता है, जिसको ब्लॉक पंचायत भी के लोग कह देते हैं, इसको बोलते हैं पंचायत समिति, जहां पे ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, ठीक है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है दोस्तों। देखो, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, जो पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर है ब्लॉक पे होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, और उसके बाद जो जिला परिषद का चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद। ये आपने बहुत अच्छे सुना होगा, ये बात क्लियर हुई होगी आपकी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, ये आप बहुत ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 40 राज्यों में पंचायत के गठन का निर्देश करता है, और ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और गांधीवादी, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, गांधीवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व है। हर परीक्षा में ये पूछा गया है आज तक, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, ठीक है। अब जो 1993 में संविधान संशोधन हुआ, देखिए ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं, ये शायद मैंने जब दोबारा से ऐड कर दिए कि 1993 में संविधान, ये है पूरा। अगला पेज पे चलते हैं, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, कहीं कहीं 1992 लिखा रहता है, कहीं 1993 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1992-93 लिखा रहता है। तो सारे ऑप्शन एक साथ नहीं देगा आपको, इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा, वो आप ध्यान रख लीजिए, है ना। या तो 1992 देगा, या 93 देगा, 1992-93 देगा, ये काफी सारी बुक्स में अलग अलग मिलता है। आप भी एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए अपने हिसाब से। तो 73वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए, तो पहला प्रावधान तो दोस्तों यही था कि एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना। ये बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, इसी चीज की वजह से मुझे पीपीटी बनानी पड़ी, ठीक है, उसी चीज की वजह से मैं ये सब बोर्ड पे लिख के तैयार है, क्योंकि ये प्रावधान जो कि तू मुझे आपको बताने थे कि ये प्रावधान किए गए कि एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना हो, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, या इसको मध्यवर्ती पंचायत है ना, पंचायत स्तर पर, तथा जिला पंचायत, जिसको जिला परिषद कहा जा रहा है, जिला पंचायत, इसकी स्थापना हो। दूसरा, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना हो। ये मैं कल बताऊंगा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है, हर 5 वर्ष में पंचायतों का नियमित चुनाव हो, यानी कि इसके माध्यम से ये बता दिया गया कि हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे एक चीज ये जाननी है कि इन, कल तो मैं बताऊंगा ही, मैं कमेंट में जानना चाहता हूं कि जो ये पंचायतों के चुनाव होते हैं, इनको करवाने के लिए कौन सा चुनाव आयोग जिम्मेदार है, केंद्रीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग, कौन सा आयोग इसमें जिम्मेदार है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट, अनुसूचित जातियां यानी एससी और अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, यानी कि एससी एसटी को यहां पे आरक्षण दिया जाए, ये प्रावधान है। उसके बाद 5वां पॉइंट कहता है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, यानी कि अगर 99 सीट वहां पर हैं तो उसका 1/3 हो जाता है 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नागालैंड में बहुत ज्यादा इश्यू इसका बना हुआ है, पर वो कभी आगे समझेंगे संविधान की वीडियो में। उसके बाद है, पंचायत की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जाए, यानी कि इनको जो फंडिंग मिलेगी वो फंडिंग देगा, सुझाव वगैरह कौन देगा, राज्य वित्त आयोग देगा। इसके बारे में कल भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। 7वां है, राज्य चुनाव आयोग का गठन,
ये पॉइंट है। 8वां देख लीजिए आप, और 8वां पॉइंट है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन के संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। यानी कि क्या बात बोल रहा है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये स्वशासन की संस्थाओं के रूप में, यानी कि जो पंचायतें होंगी ना दोस्तों, जो पंचायतें होंगी, इनको काम करने के लिए शक्ति प्रदान करने का अधिकार राज्यों के पास होगा, ऐसा 73वां संविधान संशोधन इन पंक्तियों में बोल रहा है। ये आपको साफ बात समझ में आ रही होगी। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं, ये तो मतलब अलग बातें हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा ये प्रावधान तो हुए, जो 8 प्रावधान मैंने बताए, बट ये जुड़ा कहां पे जाके संशोधन किया गया, तो जोड़ा कहां गया, तो संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम ये था भाग 9, ठीक है। ये भाग 9 आपका इसमें जोड़ा गया, और भाग 9 जब जुड़ा तो अनुच्छेद जुड़े आपके 243 से 243 ओ तक, है ना। 243 से 243 ओ तक ये जोड़ा गया, आपको ये चीज ध्यान रखनी है बहुत। तो जोड़ा ही गया, अब इसमें साथ में क्या जोड़ा गया, अब अनुच्छेद कहां से कहां तक जोड़े गए। अब जो ये भाग 9 था, इसका नाम था दोस्तों पंचायत, ठीक है, इसका नाम था आपका पंचायत। ये भाग जोड़ा गया, और इस भाग में जो अनुच्छेद थे वो 243 से 243 ओ तक जोड़े गए। साथ में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिस अनुसूची का नाम था 11वीं अनुसूची। तो आपसे पूछे 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित है। और इस 11वीं अनुसूची में जिन विषयों को रखा गया, यानी कि पंचायतों को जिन जिन विषयों पर शक्तियां प्राप्त होंगी, वो 29 विषय रखे गए। वो 29 विषय मैं आपको एक बार दिखा देता हूं दोस्तों। पहला विषय है वो, है ना, पहला विषय है, रेड कलर एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, आप एक मिनट रुकिए दोस्तों। ये देखिए, पहला विषय है कृषि विकास एवं विस्तार, यानी कि पंचायत क्या काम करेगी, कृषि का विकास करेगी, उसका विस्तार करेगी। दूसरा विषय जो इसमें 11वीं अनुसूची में है, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। अगर पेपर बहुत टफ से टफ पूछेगा तो यहां से पूछेगा, और अगर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, राम जी की पाठशाला डिटेल में पढ़ाता है, ठोस काम, दिखावा कम, पढ़ी चीजें व्यवस्थित ढंग से ना हो पाती हूँ, बहुत मजबूरियां रहती हैं, आप समझ सकते हैं, अकेला बंदा हूँ, सब काम करता हूँ, बट जितना भी काम मिलेगा ठोस मिलेगा आपको। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, है ना, भूमि सुधार और भूमि विकास ये है, ठीक है। भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण, ये विषय पूरा का पूरा ये किसके पास, पंचायत के पास। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन, ये विषय है, यानी कि पशुपालन जो विषय है, दूध का व्यवसाय है, मछली पालन है, ठीक है। मत्स्य उद्योग, देखो उद्योग और मत्स्य पालन दोनों में अंतर है ठीक है। 5वां है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं नदियों के मध्य भूमि का विकास, और 6ठा है वन का विकास, ठीक है। समझते जाइए, देखते जाइए एक बार। 7वां विषय है लघु उद्योग, जिससे खाद्य उद्योग शामिल हैं, जिसमें खाद्य उद्योग शामिल हैं, यानी लघु उद्योग जैसे गुड़ का, खांडसारी का क्षमा चाहता हूं, एक मिनट, गले में दिक्कत कई बार हो जाती है बोलते बोलते, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए होश नहीं रहता कि मेरी आवाज कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। 8वां है ग्रामीण विकास। 9वां है पीने का शुद्ध पानी, पेयजल। 10वां है खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 11वां है ईंधन एवं पशु चारा, सड़क। 12वां है सड़क, पुल, तट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन। 13वां है वन जीवन तथा कृषि खेती, वनों में। 4था है ग्रामीण बिजली व्यवस्था। 15वां है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 16वां है यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा। ये सब पंचायतों के काम है, आप देखिए, अधिकार है ना, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा। 17वां है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, प्राइमरी और जूनियर विद्यालय। 18वां है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। देखो कितनी जिम्मेदारियां हैं, पर करते क्या है, मौज करते हैं। 19वां है वयस्क एवं बुजुर्ग शिक्षा। 20वां है पुस्तकालय, गांव में पुस्तकालय भी होना चाहिए। 21वां है बाजार एवं मेले। 22वां है सांस्कृतिक कार्यक्रम। 23वां है अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें दवाखाने भी शामिल हैं। 24वां है पारिवारिक समृद्धि। 25वां है सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग एवं मानसिक समृद्धि शामिल है। 26वां महिला एवं बाल विकास। 27वां समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनकी समृद्धि, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों शामिल हैं।
28वां है लोक विभाजन पद्धति और 19वां है सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। तो ये कुल 29 विषय हैं। इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां से प्रश्न बनेगा आपका कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है वो ये है बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में। ठीक है, 1956-57 में ये समिति बनी और देखो हमने पढ़ा कि इसने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और एनडीसी ने 1958 में इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में पीआरआईस की शुरुआत कर दी, पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कर दी। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट समिति है वो है अशोक मेहता समिति। इन दोनों समितियों को पढ़े बिना पंचायती राज को पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि जो पहली वाली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, जबकि जो अशोक मेहता समिति है 1977-78 की, इसने द्विस्तरीय, कितनी दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात की थी। इन दोनों को थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे। तीसरा है जीवी के राव समिति 1985 में, नाम याद रखने। उसके बाद है डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति 1986 और उसके बाद है पी के थुंगन समिति 1985। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1956-57, अशोक मेहता समिति 77-78, जीवी के राव समिति 1985, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति 1986 और पी के थुंगन समिति 1988। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बलवंत राय मेहता और उसके बाद अशोक मेहता, ये समितियां आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा बलवंत राय मेहता समिति को। देखो बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। इसमें यही इंपॉर्टेंट है ना, नाम अध्यक्षों के नाम पर ही समितियों के नाम रखे गए और बाकी कुछ ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 1900 से लेकर 1965 तक इनका ये समय है और ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता थे। और इनको क्या कहा जाता है, इन अध्यक्ष महोदय को पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज का वास्तुकार। वास्तुकार क्या होता है, जो नक्शा बना के देता है। ठीक है, वास्तुकार जो होता है, जो नक्शा बना के देता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका वास्तुकार कहा जाता है। अब इस समिति ने सिफारिशें तो बहुत सारी रखी, पर जो मुख्य सिफारिशें हैं वो आपको बता देता हूं। समिति की सिफारिशों में सबसे पहली सिफारिश थी आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। ये मैं आपको बता चुका हूं। गांव के स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर आपकी पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपकी जिला पंचायत या जिला परिषद, ये पहली सिफारिशें थी। अब है हमारा अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977-78, 1977 और 78 में ये क्या आई, हमारी दूसरी समिति आई। इसके अध्यक्ष कौन थे, अशोक मेहता। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिशें दी उनको देखना समझना जरूरी है। समिति की सिफारिशों में क्या था, बलवंत राय समिति बोली थी कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लाओ, बट अशोक मेहता समिति ने क्या बोला कि भाई त्रिस्तरीय की जगह आप क्या लेके आओ, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लेके आओ। उसने बोला कि गांव में गांव पंचायत होना चाहिए, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद होनी चाहिए। जबकि अशोक मेहता समिति बोल रही है कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में क्या काम करना है, आपको दो स्तर पर पंचायतों को रखना है। जिला स्तर पर आपको रखनी है जिला पंचायत और उसके बाद उससे निचले स्तर पर आपको एक मंडल पंचायत बनानी है। क्या करनी है, मंडल पंचायत बनानी है। ना तो मध्यवर्ती स्तर रखना है, ना गांवों में पंचायत डालनी है। आपको क्या काम करना है, मंडल बनाना है। और उन मंडलों में क्या करना है, आपको गांवों के समूह बनाने हैं, ग्रामों के समूह, विलेजेस के आपको ग्रुप्स बनाने हैं। और कितने बड़ा वो ग्रुप होना चाहिए कि भाई इस मंडल पंचायत में 15 से 20 हजार की जनसंख्या होनी चाहिए। मानो कि एक गांव ए है, एक गांव बी है, एक गांव सी है। इस गांव में रहते हैं 8000 लोग, ये 8000 की जनसंख्या है। ये है आपका 5000 की जनसंख्या का और ये है आपका मानो 4000 की जनसंख्या का। तो अगर आप टोटल करेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, ये 17,000 आपकी जनसंख्या हो गई। ठीक है, 17,000 जनसंख्या होगी। बीच में लाइट हमारी चली गई थी तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि 3 गांव हैं, ऐसे मंडल पंचायत में बता रहा था आपको कि एक गांव में 8000 है, दूसरे गांव में हमारा 5000 है और तीसरे गांव में आपका 4000 है। तो 8 और 4 12, 5 17,000 आपका हो गया। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में बलवंत राय मेहता समिति बोल रही है कि भाई हर गांव में एक पंचायत आप दे दो।
ठीक है, फिर मध्यवर्ती स्तर पे दे दो, फिर जिला स्तर पर दे दो। भारत में वही पद्धति लागू भी है, परंतु अशोक मेहता समिति क्या बोल रही है कि जिला स्तर पे तो भाई जिला स्तर पे एक रखो, जिला पंचायत, बट ए गांव में अलग, बी गांव में अलग, सी गांव में अलग ना रख के इतने गांव इकट्ठे कर लो, चाहे उसमें एक गांव हो, दो गांव हो, तीन गांव हो, चार गांव हो, कि इतने गांव इकट्ठे कर लो कि उन सारे गांवों की जनसंख्या मिला के कितनी हो जाए, 15 से 20 हजार हो जाए। तो अशोक मेहता समिति के अकॉर्डिंग अगर पंचायतों का गठन होता तो इन तीनों गांवों का एक मंडल होता और इस मंडल पर एक पंचायत गठित की जाती और उसकी स्थापना यहां पर की जाती। ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की वो ये की कि जो न्याय पंचायत होती है, देखो जो गांव में पंचायतें होती हैं वो पंचायतें या पंचायत कोई भी हो वो न्याय पंचायत की तरह से भी काम कर देती है, यानी कि वो डिसीजन भी देने का काम करती है। झगड़ा फसाद कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत किसी को हो जाती है तो क्या काम करती है, वो फैसले भी सुनाती है। बट अशोक मेहता समिति ने बोला कि भाई जो ये ग्राम पंचायत है, विकास पंचायत है, इसको न्याय पंचायत से अलग करो आप। ठीक है, न्याय करने के लिए क्या काम करो आप, स्पेशल जज को बैठाओ और स्पेशल जज को बिठा करके आपको क्या काम करना है, उससे न्याय करवाना है, इससे न्याय नहीं करवाना। ये अशोक मेहता समिति बोल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आप पॉइंट देखते हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये बता ही चुका हूं मैं आपको, है ना, ये पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन कैसे चलता है, तो पंचायतों के माध्यम चलता है। और ये पंचायती व्यवस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं कौन सी हैं, तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ठीक है, ब्लॉक को ही तालुका बोला जाता है, तालुका है ना, ब्लॉक स्तर पर, है ना, मध्यवर्ती जो स्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनल जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि इन पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्या हैं, ये क्यों रखी गई है। वो 29 विषय तो हैं, वो तो सब उसके कार्य हैं, वो विषय हैं कि उन टॉपिक्स पे काम करना है। पर अगर मोटा मोटा समझना हो कि भाई इनके कार्य क्या हैं, तो इनका कार्य है आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। क्योंकि अगर ये तीन काम भी ये लोग करते हैं तो हम सब चीज पढ़ के आए हैं। इन्होंने, सरकारें कार्यक्रम चलाती हैं, सरकारें योजनाएं चलाती हैं केंद्र की और राज्य की, तो ये सब योजनाएं जो लागू हो जाएंगी तो पेयजल भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, बिजली भी हो जाएगी, संचार भी हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, है ना, पशुपालन भी हो जाएगा, दुग्ध पालन, दुग्ध उत्पादन भी हो जाएगा, मत्स्य पालन भी हो जाएगा, कुटीर उद्योग भी हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी अगर ये इन चीजों पे अच्छे से काम कर ले, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर दे, सामाजिक न्याय को मजबूत कर दे और आर्थिक विकास कर दे, तो पंचायतों का काम पूरा हो जाएगा। अब कल की वीडियो में, कल सुबह ही मैं आपके पास वीडियो पहुंचा दूंगा दोपहर से पहले पहले, उसमें हम इन तीनों पंचायतों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। कुछ और भी चीजें हैं वित्त वगैरह आयोग के वगैरह में और राज्य निर्वाचन आयोग के वगैरह बातों में, और एलिजिबिलिटीज क्या है वहां से प्रश्न आया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगी है, 2-3 बार पढ़ानी पड़ी बीच में, सब्सक्राइब करके जाना जरूर, इस बात का ध्यान रखना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।